नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पेन न्यूज पर। सूरत में रोड शो के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो गया। मोदी ने सूरत में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने सूरत के लोगों की मेहनत का जिक्र करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि यहाँ मेहनत करने वालों की बहुत कदर होती है। सूरत के व्यापारी देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि सूरत के लोगों वो दौर कभी नहीं भूल सकते जब महामारी को लेकर बाढ़ की परेशानी को लेकर यहाँ दुष्प्रचार की हवा दी जाती थी। यहाँ के व्यापारियों से मैंने एक बात कही थी कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग को की गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। सूरत के सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है कि मुझे खुशी है कि दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है। पीएम ने कहा, पिछले 20 वर्षों में सूरत ने बाकी शहरों की अपेक्षा तेजी से प्रगति की है। यह प्रसिद्धि आपकी मेहनत का ही प्रमाण है। यहाँ के नए ड्रेनेज सिस्टम ने शहर को नया योगदान दिया है। नई टेक्नोलॉजी से शहर को स्वच्छ करने में बहुत मदद मिली है। यहाँ की संख्या में भी काफी कमी आई है, जो कि बस्ती में रहने वाले करीब 80,000 गरीब लोगों के लिए घर बनाए गए हैं। इसके लिए इनके जीवन में सुधार आया है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ही घर भी तेजी से बन रहे हैं और दूसरी अन्य सुविधाएं भी तेजी से मिलने लगी है। भारतीय जांच एजेंसियां अब दूसरे में छिपे ड्रग्स माफियाओं पर भी शिकंजा कसने के तैयार कर चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने इंटरपोल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में अब तक 127 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वही 175 की गिरफ्तारी भी की गई है। इतनी बड़ी कार्रवाई में सीबीआई ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है। सीबीआई और इंटरपोल इस ऑपरेशन के तहत ड्रग्स माफिया और इक्विटी पर नियंत्रण लाना चाहती है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। इसमें इंटरपोल की अहम भूमिका है। इंटरपोल के जरिए एनसीबी और स्टेट पुलिस को भी खासी मदद मिल रही है। दरअसल जांच एजेंसियों की नजर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के सिंडिकेट पर है। सीबीआई और इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन में सीबीआई और एनसीबी तो शामिल है। साथ ही में इसमें देश के 8 राज्यों की पुलिस भी अहम भूमिका निभा रही है। छोटी से छोटी लीड पर राज्य की पुलिस अपराधियों तक पहुंच रही है। इन राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर शामिल है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग माफिया एक्टिव है। किस राज्यों में ड्रग की ज्यादा खपत है तो किस राज्यों में इसकी खरीद फरोख्त है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी 11वीं दिनी अमेरिका यात्रा समापन पर वाशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की विदेश नीति को लेकर समग्र विचार रखे। उन्होंने चीन को लेकर कहा कि भारत उसके साथ परस्पर सम्मान, संवेदनशीलता और आपसी हित पर आधारित रिश्ते चाहता है। भारत की रक्षा को लेकर उन्होंने एक समय था जब हमारे पास विकल्प थे, लेकिन अनेक विकल्प खुले हैं। जयशंकर ने कहा कि हम अब उन कुछ देशों में से हैं जिनके पास हमारे सामने रक्षा विकल्पों की एक बहुत बड़ी विस्तृत श्रृंखला है। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर उन्होंने कहा कि इन्हें हमेशा खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत यह भी जानता है कि ये सुधार आसान नहीं है। बता दें कि जयशंकर ने अपनी लंबी अमेरिका यात्रा के पहले चरण के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लिया और विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की थी। दूसरे चरण में वे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचे, जहां वहां विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री ऑस्टिन, एनएसए जैक सुलिवन समेत कई अमेरिकी नेताओं से आपसी व वैश्विक मुद्दों पर बात की। जयशंकर ने बुधवार को वाशिंगटन में भारतीय पत्रकारों के एक समूह से कहा कि हम चीन के साथ लगातार रिश्तों में सुधार लाने की प्रयासरत हैं। ऐसा रिश्ता जो आपसी संवेदनशीलता, सम्मान और आपसी हित पर बना हो। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताया और कहा, मैंने सोनिया गांधी से माफी मांग ली। सोनिया गांधी से मिलने के लिए अशोक गहलोत 10 जनपद पहुंचे थे। बता दें कि इस बात को लेकर पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि गहलोत को सोनिया गांधी के बीच प्रस्तावित बातचीत के बाद पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह के नामांकन की तस्वीर साफ हो जाएगी। बता दें कि सोनिया गांधी के कार्यकाल के दौरान लंबे समय तक पार्टी महासचिव रहे दिग्विजय सिंह की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी न केवल अच्छे समीकरण रहे हैं बल्कि काफी टिकटता भी है। इस बीच ऐसी चर्चा है कि वे सोनिया गहलोत की मुलाकात के निष्कर्षों के बाद पर्चा दाखिल करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पहले ही मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं और 30 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तमिलनाडु पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के कदम के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में 51 स्थानों पर 2 अक्टूबर को आरएसएस का जुलूस को अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
पुलिस सूत्रों ने IANS को बताया कि मार्च के दौरान हिंसा की संभावना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया था। RSS ने पहले जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी और मद्रास उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को इसकी अनुमति दी थी। पुलिस द्वारा बताया गया है कि कारणों में एक अन्य प्रमुख कारण है हाल ही में RSS के वरिष्ठ पदाधिकारियों के आवासों पर पेट्रोल और मिट्टी के तेल बम भी हमले भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस जुलूस के दौरान ऐसा कोई हमला नहीं चाहती है जिससे स्थिति अस्थिर हो। RSS के सूत्रों ने IANS को बताया कि संगठन तमिलनाडु पुलिस के आदेश के खिलाफ फिर से मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौर में अब दिग्विजय सिंह का नाम शामिल हो गया है। दिग्विजय सिंह गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नामांकन फॉर्म लेने आया हूं, पर्चा दाखिल करने की पूरी संभावना रहेगी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने का फैसला उनका है। उन्होंने इस विषय पर गांधी परिवार से बात की है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अचानक दिल्ली बुलाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त दिग्विजय बुधवार देर रात केरल से दिल्ली पहुंचे। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में जारी राजनीतिक खींचतान के चलते पार्टी नेतृत्व और खासकर गांधी परिवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है। पहले मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ भी दिल्ली आए हुए थे। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में उनके नाम पर भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों को खारिज करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि मैं यह जिम्मेदारी नहीं लूंगा क्योंकि इससे मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा। मैं अपना ध्यान मध्य प्रदेश से हटाना नहीं चाहता हूं। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई है। स्थानीय लोगों को दावा है कि नाव में लगभग 100 यात्री सवार थे। उस पर 10 मोटरसाइकिल भी लादी गई थी। नाव में सवार एक सरकारी अधिकारी और स्कूली छात्र तथा कई अन्य लोग लापता है। एक अधिकारी ने बताया कि नाव भाषा ले जा रही थी। वह धुबरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर अजबरी में एक पुल के लंबे खंभे से जा टकराई और पलट गई। अधिकारी ने कहा कि अब तक 15 लोगों को बचाया जा सका है। अधिकारी ने बताया कि नाव पर कई स्कूली बच्चे भी सवार थे। अब तक किसी का पता नहीं चल पाया है। धुबरी सर्कल अधिकारी संजू दास, एक भूमि दस्तावेज अधिकारी और एक कार्यालय कर्मचारी भी नाव पर सवार थे। ये सभी किसी इलाके में सर्वेक्षण करने जा रहे थे। रास्ता पता नहीं चल पाया है, जबकि अन्य 2 व्यक्ति तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने अपने नाव से बचाव अभियान चलाया। गुवाहाटी के अन्य अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल के तैरकों को भी मदद ली जाएगी। असम कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि धुबरी में ब्रह्मपुत्र में नाव पलटने की घटना की खबर से आहत हूँ। नाव में सवार 50 से अधिक यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला वैवाहिक स्थिति को उससे चाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात के 24 सप्ताह में उक्त कानून के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट गर्भपात को लेकर गुरुवार को सुनाए गए फैसले में कहा कि पति द्वारा किया जाने वाला दुष्कर्म मैरिटल रेप की दिशा में भी 24 सप्ताह का तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत इसे शामिल किया जाना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि कानून में वैवाहिक मुलाकात मैरिटल रेप को भी शामिल माना जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले पर MT अधिनियम की व्याख्या करते हुए ये व्यवस्था दी है। पीठ ने कहा कि उक्त कानून के उद्देश्य को देखते हुए विवाहित और अविवाहित महिला के बीच अंतर खुद और इस संवैधानिक रूप से कायम नहीं रखा जा सकता। यह उसी रूढ़िवादिता को कायम रखने वाला है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन संबंधी में लिप्त होती हैं। आतंकी गतिविधियों में लिप्त संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार द्वारा 5 साल की पाबंदी लगाने के बाद अब उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। संगठन पर केंद्र सरकार ने न केवल कसी है बल्कि उसके कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करके आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब उसका ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने PFI पर पाबंदी के साथ ही 2 पृष्ठ की अधिसूचना जारी की है। इस बीच PFI से जुड़े और प्रतिबंधित किए गए संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने पाबंदियों को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। संगठन का कहना है कि पाबंदी को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। संगठन ने ट्वीट किया, CFI भारत ने संगठन काफी गतिविधियों का तत्काल प्रभाव से रोक देगा।
इसके साथ ही सभी आरोपों को अदालत में चुनौती दी जाएगी। यूपीए यानी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के तहत 5 साल के लिए यह प्रतिबंध लगा है। धारा कहती है, यदि केंद्र सरकार की यह राय हो कि कोई संगठन विधि विरुद्ध है तो अधिसूचना द्वारा उसे विधि विरुद्ध घोषित कर सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगियों को प्रतिबंधित किए जाने बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को मांग की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सदर है, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लोक पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। उल्लेखनीय है कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा था, जिसे साल भर बाद हटाया गया था। साल 2019 में द वायर ने एक रिपोर्ट में बताया था कि इस प्रतिबंध से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन तब तक आरटीआई आवेदन से जवाब में बताया गया था कि न तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास है और न ही गृह मंत्रालय के पास। माकपा का मानना है कि पीएफआई चरमपंथी विचारने वाले संगठन है और वह अपने कथित विरोधियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ उसका यह भी कहना है कि कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाना समस्या से निपटने का समाधान नहीं है। उच्च न्यायालय ने पीएफआई के महासचिव को राज्य के साथ साथ केएसआरटीसी द्वारा अनुमानित नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। पीएफआई ने 23 सितंबर को केरल में विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। न्यायालय ने 2 सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में दिग्विजय सिंह अब शामिल है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कल नामांकन करेंगे। वो नामांकन पत्र लेने पहुंचे और उन्होंने कहा, इस कल दाखिल करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्हें समर्पित किया। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई और उनके सहयोगी को 5 वर्षों के लिए बैन किए जाने के बाद अब कई राज्यों ने इस पर एक्शन लिया है। बिहार में जब नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़कर राजद के साथ हो चले, तब चर्चा थी कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव से सौंप देंगे। हालांकि राजद के साथ गठबंधन करने के बाद भी सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार ने ही ली और तेजस्वी यादव इस नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। इसके बावजूद कासू का दौर नहीं थमा। अब जब नीतीश धीरे धीरे केंद्रीय राजनीति के लिए धनुष की प्रतीक्षा चढ़ा रहे हैं, तो फिर इस बात ने सोच पकड़ लिया है कि अगर नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो बिहार की कुर्सी किसके पास होगी। नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच पर उपस्थित तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। अब भले ही यह सिर्फ जुबान फिसलने की वजह से हुआ हो, लेकिन बात जब राजनीति के महीन खिलाड़ी नीतीश कुमार की हो तो चर्चा होना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव का तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी रामगोपाल यादव ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन अब अम्बेडकर मैदान में राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद पार्टी का ध्वजारोहण किया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई। बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अखिलेश यादव ने नामांकन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान चलाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सपा से बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने वाले लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में जो पार्टी है वो प्रचार और झूठ के दम पर सत्ता में है। जब उनका सच सामने आएगा तो वो राजनीति के धरातल पर पहुंचेगा। अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में इस गैस के लीक होने से 57 कर्मचारी बेहोश हो गए। घटना रुरावर थाना इलाके के अब्दुल्ला मीट फैक्ट्री की है। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और राहत कार्य में जुटा है। बताया जा रहा है कि काफी देर तक फैक्ट्री मालिक ने घटना को छिपाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार रुरावर थाना इलाके में मथुरा बाईपास स्थित अब्दुल्ला मीट फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। अमोनिया गैस के रिसाव के बाद फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। लगभग 42 मरीजों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अन्य मजदूरों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। इस घटना ने कई बच्चे भी बेहोश हुए हैं। घटना की सूचना पर जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के अलावा एसएसपी कलानिधि मेघानी भी मौके पर पहुंच गए।
जिलाधिकारी ने बताया कि अब्दुल हमीद ने फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। समाजवादी पार्टी के लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन होने के बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल पर समाजवादी पार्टी के एक दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी नेता तथा कार्यकर्ताओं को 5 साल में नया इतिहास लेने का संकल्प लेने को कहा। समाजवादी पार्टी को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन होने के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे अध्यक्ष बनाने में मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और आप सभी लोगों ने मुझे यह जिम्मेदारी तब दी है जब देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर बेहद गंभीर तथा पक्षपात करने का आरोप लगाया है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है। देश के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले T20 में भी वो टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने अभ्यास सत्र के दौरान पीठ दर्द की शिकायत। जसप्रीत बुमराह पूरे एशिया कप से बाहर रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज में उनकी वापसी हुई थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच को यादगार गेंद पर बोल्ड किया गया था, जिसके बाद खुद के फिंच ने उनकी तारीफ की थी। इसके अगले मैच में वो थोड़े महंगे साबित हुए थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के ऐलान के बाद से ही टीम इंडिया की टेंशन लगातार बढ़ रही है। पहले रविंद्र जडेजा को चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हुई, उनके स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। फिर दीपक हुड्डा को भी हाल ही में चोट लग गई है, जिसकी वजह से उनके साथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस विधायक बंशीलाल मीणा ने आदिवासी न्याय यात्रा को पुलिस ने लाल घाटी पर रोक दिया है। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया है। इसके बाद वो शायद कांग्रेसी बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करने लगे हैं, जिसमें विधायक मीणा का कुर्ता फटका है। वे फटा कुर्ता पहने हुए नारेबाजी आगे बढ़ रहे हैं। धार जिले के कारम डैम में हुए भ्रष्टाचार के बाद स्थानीय किसानों और आदिवासियों की मांग को लेकर विधायक बंशीलाल मीणा ने 21 सितंबर को पदयात्रा शुरू की थी। बंशीलाल राज्यपाल से मिलने के लिए गुरुवार को भोपाल पहुंचे। 14 दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान भी विधायक मीणा का कुर्ता फटने का मामला काफी गरमाया था। पुलिस द्वारा आदिवासी न्याय यात्रा को भोपाल के लाल घाटी पर रुकने के बाद कांग्रेस विधायक बंशीलाल मीणा के साथ पूर्व मंत्री सचिन यादव, सुरेंद्र सिंह बघेल, डॉक्टर अशोक मैस्कोर आदि धरने पर बैठ गए हैं। पीएम मोदी ने देश और दुनिया की भी कर दी है, अब लेकिन अपनी काशी को भी कभी नहीं भूलते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री सूरत में 3400 करोड़ के अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ ही पूर्वांचल को भी याद किया। उन्होंने कहा कि विविध व्यंजनों और श्रम का सम्मान करने वाले शहर सूरत से काशी और पूर्व उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विश्वास बढ़ता है और प्रयास बढ़ता है तो सबके प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि सूरत का टेक्सटाइल बाजार काशी और पूर्व उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। पहले ही ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है। इसके लिए 1 टन के कंटेनर भी खासतौर पर बनाए गए हैं। इस कंटेनर को आसानी से लोड और अनलोड किया जाता है। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए नई ट्रेन चलाई करने का प्रयास किया जा रहा है। यह ट्रेन सूरत से काशी तक माल ले जाएगी। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को एयर इंडिया ने किराए में राहत दी है। कंपनी के पैसे किराए में 50% तक की छूट दी है। एयर इंडिया की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक देश में 60 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के लोगों को अपनी फोटो आईडी दिखाने के आधार पर किराए में छूट दी जाएगी। स्टूडेंट को अपनी आईडी के साथ ही कॉलेज या स्कूल का जारी आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। इन दोनों कैटेगरी में लोगों को बेसिक फेयर में 25% की छूट मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी ने आर्म्ड फोर्स से जुड़े व्यक्तियों, युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं, कलेक्ट्री अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, कैंसर पीड़ित समेत अन्य कैटेगरी में आने वाले लोगों को भी छूट दी है जो 50% की है। सर्कुलर के मुताबिक टिकट बुक करवाने वाला यात्री अगर चेक इन के समय संबंधित डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी नहीं दिखाता है तो उसके टिकट कैंसिल करके उसके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। मुंबई के नालासोपारा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पार्क स्थित ट्रैफिक पुलिस के गोदाम में एक पति पत्नी ने वहां ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस को बाइक से कुचलने की कोशिश की।
इस हादसे में पुलिसकर्मी के हाथ और पैर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर ब्रजेश कुमार देवेंद्र कुमार भलोरिया ने अपनी बाइक को नो पार्किंग जोन लगने लगाई थी। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक को टोइंग करके उसे गोदाम में जमा कर दी। दोपहर 1 बजे भलोरिया और उसकी पत्नी डॉली कुमारी से भलोरिया गोदाम में पहुंचे। वहां ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी प्रज्ञा सिंह दलवी के साथ गाड़ी करने लगे। आरोप है कि भलोरिया बिना फाइन जमा करने ही बाइक लेकर जाने लगे। इस बीच पुलिसकर्मी दलवी ने उससे रोकने की कोशिश की। जालौन में जिला प्रशासन के अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की जगह पर अवैध तरीके से गेस्ट हाउस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बुलडोजर से जमीन दोस्त कराया। पीडब्ल्यूडी की 1 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से माफिया को हड़कंप मच रहा है। माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की यह कार्रवाई कालपीट तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अकबरपुर इटोला में की गई है, जहां पर भूमाफियाओं ने लोक निर्माण विभाग की सरकारी जमीन को कब्जे करके जमीन दिखाकर अवैध तरीके से उस पर गेस्ट हाउस बना लिया था। इस गेस्ट हाउस को असफल नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। जब पीडब्ल्यूडी को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अपने सरकारी कागजों में देखा कि गाटा संख्या 363 पीडब्ल्यूडी की जगह है, उस पर अवैध तरीके से गेस्ट हाउस बना है। जिसके बाद इसकी पेमाइश कराई गई और इस गेस्ट हाउस पर अवैध कब्जा करने वाले अफसर को कई बार नोटिस दिया गया। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपथन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।